गुड आफ्टरनून बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्या। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, और सॉल्यूशन में हम लोग इसमें जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक क्या था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बारे में पढ़ रहे थे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। तो हमने क्या क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, अगर मैं बताऊँ आपको कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। तो हम लोग दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ डील कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ हम लोग क्या कर चुके हैं, डील कर चुके हैं। उसमें से पहला क्या है? पहला था आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्योंकि दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ नया था, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो आइए उसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है जब किसी प्योर सॉल्वेंट में हम लोग क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा अधिक होता है जब उसमें क्या करते हैं, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होता है, हमेशा कम पाया जाता है। और उसको किससे डिनोट करते हैं, P1 से, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, और वो किसकी वजह से होता है, वो सॉल्वेंट की ही वजह से होता है, सॉल्यूट की वजह से नहीं होता है, क्योंकि सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P1 नॉट से दिखाते हैं। अगली बात आती है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या। तो बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है, ये समझ लीजिए, कि जिसपे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, ठीक है, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होता है, बराबर होता है। तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का नाम दिया जाता है। यही मैंने लिखा है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को टीबी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, टीबी से। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को किससे नोट करते हैं, टीबी नॉट से। तो क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है सॉल्यूशन का, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो वहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, सॉल्यूशन को और ज्यादा अधिक टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा, ताकि उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीबी और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन टीबी नॉट को जब माइनस कर देते हैं तो वो बताता है कि कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा हुआ है। जब हम लोग क्या करते हैं, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया जाता है तब, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ये ग्राफ था वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। ठीक है ना, ये जो कर्व है किसको दिखा रहा है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिखा रहा है, और जिस टेम्परेचर पे बढ़ते 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 इसका, जिस टेम्परेचर पे कह सकते हो क्या, जिस टेम्परेचर पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, उस टेम्परेचर को क्या नाम दे दिया हमने, टीबी नॉट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सिमिलरली जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, अभी हमने देखा कम होता है, तो वो ऐसे ही पैरेलल इसके बिल्कुल रन करता है। ठीक है ना, बिल्कुल पैरेलल ही चलता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो क्या है, कम है, तो इसलिए इसके नीचे ड्रॉ करते हैं हम लोग। और वहां पे क्या होता है, अगर आप देखोगे तो ये भी धीरे धीरे वेपर प्रेशर बढ़ाएगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, टीबी बोलेंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का नाम दिया जाता है। फिर हमने बात की थी, जो डेल्टा टीबी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी का होता है। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो टीबी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोलालिटी के। ठीक है ना, यहाँ पे बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो हमने बात की थी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो सब प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के डिपेंड करती हैं। तो यहाँ फॉर्मूले देखोगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे ही डिपेंड कर रही है। ठीक है, और ये फॉर्मूला था, इसको एक्सपेंड कर दोगे तो फॉर्मूला मिल जाएगा। फिर नहीं, इस फॉर्मूले में जो कांस्टेंट है वो जो कांस्टेंट आया वो क्या है, केबी। केबी को क्या बोलते हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ये मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होता है, जब हम किसी सॉल्वेंट में, मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लें, उसमें 1 मोल किसी सॉल्यूट का डिजोल्व कर दें, तो कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, ये चीजें पढ़ ली थी हमने। ठीक है,
यहाँ पे फिर मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं ये कुछ जो आपको याद रखने हैं, 1 2 और ये वाला नहीं याद रखना, इसका वैल्यू एग्जाम में गिवन होगा, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है वो क्या होगा, गिवन, गिवन इन एग्जाम, एग्जाम में ये गिवन होगा, तो आपको ये नहीं याद करना है। हाँ कैसे क्या प्रॉपर्टीज है, तो ये जो केबी होता है वो डिपेंड करता है किस पे, सॉल्वेंट पे, ठीक है। केबी प्रॉपर्टी होता है, कैसे तो कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी सॉल्वेंट के लिए, तो ये बात तुमसे पूछी जा सकती है, फॉर्मूला वो है हर सॉल्वेंट के लिए, इससे निकाल सकते हैं। अब आइए आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक क्या है, और आज का टॉपिक है बच्चों क्या है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये देख लेते हैं पहले। फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट ये कह सकते हो वह टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, दैट टेम्परेचर जिसपे किसी सब्सटेंस का सॉलिड और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट का नाम दिया जाता है। तो यहां पे बोल सकते हो, तुम लिख सकते हो क्या, द टेम्परेचर at which the solid and liquid state of substances have same vapor pressure, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे किसी सॉलिड या लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का अगर हम लोग सॉलिड और लिक्विड स्टेट लें, तो दोनों का जो वेपर प्रेशर क्या हो, किसी टेम्परेचर पे सेम हो जाए, उसी टेम्परेचर को क्या नाम देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट का नाम दिया जाता है। तो वही मैंने लिखा है, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस हैज सेम वेपर प्रेशर। ये चीज है, पहला पॉइंट इसमें ये था। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, तो जो सॉल्यूशन बना जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, कम होता है देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये बात यहां पे लिखनी पड़ेगी, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is always lower than freezing point of pure solvent, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन बना जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये देखा गया कि हमेशा कम पाया जाता है, किससे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है। यहां पे देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट, पूरा लिख देता हूं मैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड को किससे दिखाते हैं हम लोग बच्चों, टीएफ नॉट से, किससे, टीएफ नॉट से। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीएफ से, क्या है, टीएफ से। तो अगर यहां पे मैं क्या निकालूं, डेल्टा टीएफ निकालूं, क्या निकालूं, डेल्टा टीएफ, ठीक है। डेल्टा टीएफ अगर निकाला जाए यहां पे, ठीक है, अगर डेल्टा टीएफ निकाला जाए यहां पे, तो देखिए क्या आएगा, डेल्टा टीएफ जब तुम निकालोगे तो कितना आएगा, ठीक है। अब तो ये हायर वैल्यू है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यहीं पे हायर होता है, मैंने लिखा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑलवेज लोअर, हमेशा कम होगा देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पहली बात तो। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका फॉर्मूला। इसमें टी डेल्टा टी एफ क्या है? ये जो टी है इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ। ठीक है, तो ये था हमारा डेल्टा टी एफ निकालने का तरीका। एक और फॉर्मूला है आगे आप देखो, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसको दिखानी है तो उसके लिए एक और फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, तो वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और वो फॉर्मूला क्या है देखिए। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या है? डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलालिटी के। किसके? मोलालिटी के। मोलालिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो ये कांस्टेंट लाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट क्या होता है? के एफ। क्या होता है? के एफ। ठीक है ना? के एफ को क्या बोलते हैं? कायरोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन पॉइंट, मोलल डिप्रेशन पॉइंट कांस्टेंट ऐसे बोल सकते हैं। मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है, या आई बिलीव स्कोपिक कांस्टेंट इसको बोल पाओगे आप। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर मैं देखूं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट इसमें किस में लेंगे? केजी में। अगर केजी में नहीं लेना है तो ग्राम में करना है तो कर लेते हैं यहीं पे, ताकि फॉर्मूले में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? के एफ इंटू नंबर ऑफ मोल्स। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसी का निकालना है तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो यही मैं रख देता हूं। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट की जगह क्या रखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को किस में ले लिया? ग्राम में। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में ले लिया? ग्राम। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो। आगे देखो, इसको ऐसे लिख पाओगे तुम। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना आएगा? के एफ इंटू नंबर ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर मास M2 इंटू W1 किस में? ग्राम में। ये पूरा तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। क्या गया? फॉर्मूला आ गया किसके लिए? ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया किसके लिए? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, ये है तुम्हारा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे के एफ क्या होता है, सब चीज तुम जानते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। W2 क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट है, ये तुमको बात मालूम ही है। 2 से सॉल्यूट होता है, 1 से क्या होता है? सॉल्वेंट। M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ। ठीक है, WN क्या है? W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या है बच्चों? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये सब चीजें यहाँ पे। KF को क्या बोलते हैं? मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो KF को बोलते हैं मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट,
या इसको तुम बोल सकते हो क्या, इसका एक और नाम है, केएफ को एक और नाम देते हैं और वो नाम क्या होगा, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। ठीक है, ये तुमको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। ठीक है। तो ये है तुम्हारा के एफ कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, यह है मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे एक और चीज़ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कुछ और चीज़ें बता देता हूँ मैं इसमें, जैसे देखो और क्या चीज़ें हैं। जैसे तुमने क्या लिखा, के एफ लिखा ना, तो के एफ निकालने का तरीका क्या होता है, एम आर टी एफ नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो ये है फॉर्मूला किसके लिए, के एफ निकालने के लिए। अब हमने बात की थी पिछले क्लासेस में कि के एफ क्या होता है, के एफ मेनली डिफाइन किया जाता है किसके लिए, के एफ मेनली डिफाइन किया जाता है आपका सॉल्वेंट के लिए, किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा के एफ, यहाँ पे लिख सकते हो के एफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट। के एफ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट है, ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, एग्जाम में इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको क्या होगी, दी गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि डेल्टा टी एफ मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जब कांस्टेंट लाएंगे तो वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के एफ। के एफ को बोलते हैं मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको नाम देते हैं कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका निकालने का तरीका कुछ अलग है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है के एफ निकालने का तरीका, एम आर टी एफ नॉट इज आर। के एफ हो गया, एम क्या है यहाँ पे लिख लो, एम क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एम क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आर क्या है, आर है बच्चों गैस कांस्टेंट, आर को क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। ठीक है, टी एफ नॉट स्क्वायर, टी एफ नॉट स्क्वायर तो कर लोगे, टी एफ नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये है डेल्टा मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मोलर इंथैल्पी, मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज यहाँ पे क्या है, पाई, यहाँ ये सब वैल्यूज यूज करके हम लोग निकालते हैं किसी सॉल्वेंट के लिए, के एफ और के बी, जो कि पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये चीज है, के एफ को क्या बोलते हैं, के एफ को लिख देता हूँ, के एफ आपने लिख लिया। तो जैसे मैंने के बी लिखा था ना, अगर आप पीछे देखोगे, तो जैसे मैंने के बी लिखा था, के बी क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, हाँ यही है के बी। आइए केबी देखते हैं क्या लिखा था, केबी क्या है, इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच कैन बी प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एनी सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। केबी किसको दर्शाता है कि जब हम किसी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 1 मोल किसी सॉल्यूट का डिसॉल्व कर देते हैं तो कितना बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ है, वही केबी को, केबी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, इसको बोलते हैं ब्लूस्कोपिक कांस्टेंट। सेम तरीके से आपका क्या होगा, सेम तरीके से अगर के एफ को डिफाइन करोगे, ठीक है, सेम तरीके से केएफ को डिफाइन करो तो केएफ क्या होगा, केएफ इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विच कैन बी प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एनी सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, अब आते हैं आगे। ठीक है, आगे आते हैं, अभी तो बाद में। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ ग्राफ हैं जो हम लोग को देखना है, इसमें पिछले में देखा था, इसमें भी देखते हैं। आइए, वही वेपर प्रेशर और टेम्परेचर वाला ग्राफ।
यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे वेपर प्रेशर को, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। वेपर प्रेशर ऊपर और टेम्परेचर नीचे केल्विन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आइए ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो मान लो इसमें क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, एक मानते हैं यहाँ पे हम लोग क्या, एक कर्व मानते हैं। वो कर्व क्या दिखाएगा पहले ये देखिए। ठीक है, ये है फ्रोजन सॉल्वेंट, इसको मान लेते हैं ए बी। क्या मान लेते हैं, ए बी। ठीक है, इस पॉइंट को बी मान लिया, इस पॉइंट को ए मान लिया। तो ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, ए बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे ड्रॉ किया गया है एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये बात आपको ध्यान है। अब कोई लिक्विड है, उसको आप कूल डाउन करोगे, धीरे धीरे फ्रीज करोगे, ठीक है ना, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो धीरे धीरे उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और वो कहीं पे आके क्या होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी से मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे बना लो आप। ठीक है, ये है तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और ये पॉइंट बी पे मिल गया, तो पॉइंट बी क्या है, ठीक है, थोड़ा सही से बनाते हैं ताकि आपको पता चले। दूसरा कलर, ठीक है, इसको मान लेते हैं बी सी। ठीक है, ये जो वेपर के, ये जो बी सी है वो किसके लिए है, वेपर प्रेशर कर्व किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के, किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए। और ये पॉइंट बी पे आके क्या हो जा रहा है, फ्रीज हो जा रहा है। ठीक है ना, बीसी क्या है, बीसी है यहाँ पे वेपर प्रेशर फॉर प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट विच फ्रीजेस एट बी, एट बी। ठीक है, तो ये वाला जो टेम्परेचर होगा इस पे प्योर सॉल्वेंट फ्रीज हो जा रहा है, इस टेम्परेचर को हम लोग क्या नाम देंगे, टी एफ नॉट। क्या नाम देंगे, टी एफ नॉट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सिमिलरली जो, अगर मैं ड्रा करूं किसके लिए, अगर मैं ड्रा करूं तो सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए ड्रॉ करूं, सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर कर, वेपर प्रेशर के जो कर्व मैं ड्रॉ करूंगा वो प्योर सॉल्वेंट से क्या होगा, इसी के पैरेलल चला आएगा, लेकिन इसके क्या होगा, बिल्कुल नीचे रहेगा, पैरेलल रहेगा लेकिन इसके नीचे रहेगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये है किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए बी सी हो गया, ये क्या हो गया डी, और ये पॉइंट हो गया ई। तो डी क्या है, वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन, डी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ये लिख सकते हैं किस टेम्परेचर पे फ्रीज हो जा रहा है, डी पे, एंड फ्रीज एंड फ्रीज एट डी, फ्रीजेस एट डी, डी पे ये फ्रीज हो जा रहा है। तो ये जो टेम्परेचर होगा, ये वाला टेम्परेचर, दूसरा ये वाला टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, इसको बोलेंगे टी एफ। क्या बोलेंगे, टी एफ, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब क्या करना है मुझको, ठीक है, अब मुझको करना क्या है, ये डी है तो डी का ध्यान रखना, डी है यहाँ पे, इसको बोला गया है डी।
ठीक है ना, इस पॉइंट को क्या बोला गया, डी। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है ये वाला, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है इसी को बोलते हैं क्या, डेल्टा टी एफ। क्या बोलते हैं, डेल्टा टी एफ। हाइयर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, टी एफ नॉट का वैल्यू क्या है इस केस में ज्यादा है, टी एफ का क्या है बिल्कुल कम है। तो ये कर्व रहा किसके लिए, ये कर्व हमने ड्रॉ किया डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। दोबारा समझ लीजिए, ए बी क्या है, ए बी वेपर प्रेशर कर्व है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट के लिए, किसी भी सॉल्वेंट के लिए किसी भी डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो जब प्योर सॉल्वेंट को हम लोग क्या करेंगे, कूल डाउन, फ्रोजन प्योर सॉल्वेंट को कूल डाउन करेंगे, कूल डाउन करेंगे, धीरे धीरे वो क्या होगा, फ्रीज होगा, और कहीं वो आके बी से मिल जाता है। तो जिस टेम्परेचर पे वो आके वो फ्रीज हो गया उसी को बोलते हैं टी एफ नॉट। सिमिलरली जो वेपर प्रेशर कर्व आप सॉल्यूशन के लिए ड्रॉ करोगे तो वो लो होगा किसके कंपेरिजन में, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर कर्व के कंपैरिजन में, और वो क्या होगा, पैरेलल भी होगा लेकिन नीचे होगा। तो धीरे धीरे नीचे आते हैं, मान लो इस पॉइंट डी पे क्या हो गया, ये फ्रीज हो गया सॉल्यूशन, तो इसको हम बोलेंगे टी एफ नॉट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस को बोलते हैं क्या, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये था कर्व, फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ठीक है, फॉर्मूला मैं लिख चुका हूं, आप लोग देख चुके हो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। तो इस मैं एक बार बस कंक्लूज कर देता हूं, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन कुछ फॉर्मूले निकले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला कंक्लूजन तो यही है कि जो डेल्टा टी एफ होता है वो किसके बराबर होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। दूसरा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या है, के एफ इंटू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन, किसमें, ग्राम में, इंटू 1000। उसके बाद इस के एफ को निकालने के लिए क्या करते हैं, के एफ इक्वल टू होता है एम आर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं, आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट, अरे याद रखना है, ठीक है ना। के एफ का नहीं याद रखेंगे चलेगा, लेकिन ये दोनों तो याद रखने हैं आपको, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये याद करना, ये याद करोगे तो सही रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ एक्चुअल में, किसने, ठीक है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं किसमें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, कि ये वाला दोनों याद कर लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब आगे देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमने समझ लिया। अब आइए बात करते हैं चौथा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उससे जानने से पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज ऑस्मोसिस, ये जानना जरूरी है। ऑस्मोसिस क्या है, अगर ऑस्मोसिस जान गए तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी जान जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं एक बीकर ले लेता हूं समझाने के लिए, छोटा सा, ठीक है, देखो, ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं बीकर, तो ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपका कोई वेजल है, ठीक है ना, जिसमें क्या किया गया है, सॉल्यूशन लिया गया है, सॉल्यूशन, ठीक। एक तरफ मैं लेता हूं यहाँ पे देखो,
सॉल्यूशन लेते हैं। इस सॉल्यूशन को सेपरेट आउट किया जा रहा है किसके द्वारा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन लिया गया, इधर सेम चीज का सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन लगेगा, मान लो सुक्रोज प्लस H2O का ले लेते हैं, क्रोज प्लस H2O, जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन का? C1, कॉन्सेंट्रेशन है C1। यहाँ पे भी सुक्रोज प्लस H2O का लिया है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C2, क्या है? C2। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C1। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन हम लोग निकालते हैं किसमें? कॉन्सेंट्रेशन हम लोग निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के रूप में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं मान लेता हूं कि सुक्रोज प्लस H2O का जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन है C1 और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाई है। C1 क्या है? हाई है। और यहाँ पे C2 क्या है? लो है। क्या है? लो है, कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन लो है तो मैं ये लिखूंगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई है तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है तुम्हारा? ज्यादा है। और सॉल्वेंट क्या है? कम है। बोलो, समझ में आई ये बात? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हाई है, तो सॉल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट क्या हुआ? कम हो गया। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो है तो इसका जस्ट अपोजिट है इस केस में। यहाँ पे सॉल्वेंट आपका ज्यादा है और सॉल्यूट क्या है? कम है। क्या है? कम है। और ये जो क्या है, इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको बोल दिया गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिससे इन दोनों सॉल्यूशन को क्या किया गया है? अलग अलग रखा गया है, ठीक है, सेपरेट आउट गया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? ओनली अलाउज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू फ्लो थ्रू इट। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होता है जो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है इधर से उधर जाने के लिए, उसी को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक। तो हम लोग, मैंने बोला था कि क्या हम लोग को पढ़ना है? ऑस्मोसिस पढ़ना है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हाई concentration टू लो concentration, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या? ये रहा ऑस्मोसिस, ये रहा ऑस्मोसिस, ये रहा आपका ऑस्मोसिस, इसको भी बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा है कहां से? उसके हाई कॉन्सेंट्रेशन से उसके लो कॉन्सेंट्रेशन से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस का नाम दिया जाता है। सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन किधर आई है? इधर C2 की तरफ आई है। इधर क्या है? सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन आई है। तो यहां से सॉल्वेंट किधर जाना चाह रहा है? इधर से जाना चाह रहा है, किधर? इधर से जाना चाह रहा है, इधर, थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को नाम देते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। या और अभी लिख सकते हो ऑस्मोसिस, में लिख देता हूं ऑस्मोसिस ये हो गया। और क्या लिखोगे? और क्या लिखोगे? ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से, ठीक है। तुमको नहीं दिखा कि यहाँ पे येलो कलर है,
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सुक्रोज प्लस H2O का सॉल्यूशन है, सुक्रोज प्लस H2O का सॉल्यूशन है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन C1 क्या है, हाई है। इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, हाई है, मतलब सॉल्यूट ज़्यादा और सॉल्वेंट कम। तो मैंने बोला कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इधर आई है, इधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करके सेमी इम्पर्मेबल के द्वारा पार करके इधर आ रहा है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। या इसका और एक डिफिनीशन लिख सकते हो, और क्या लिखोगे, और लिखोगे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो concentration, from low concentration to high concentration। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूशन का लो कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन कहाँ है सॉल्यूशन का, इधर है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो इसको भी क्या बोला जाएगा, इसको भी हम लोग ऑस्मोसिस, या इसको भी डिफिनीशन हम लोग कर सकते हैं ऑस्मोसिस का। दोनों में मैंने अलग अलग बोला गया है, देखो क्या क्या बोला गया है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और यहाँ पे लिख सकते हो क्या, यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ये बात ना, थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये लिख सकते हो। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा ही कराना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ ये मैंने लिखा दूसरा डिफिनीशन और करके कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, इसको भी क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन साइड, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन साइड इसको बोला जाता है। और इसको बोलते हैं सॉल्वेंट साइड, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट साइड। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक और डिफिनीशन लिख सकते हो, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस डिफिनीशन को भी क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे क्या, ऑस्मोसिस। इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस। ठीक है, ये भी क्या है आपका, ऑस्मोसिस, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, मतलब लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन, या फ्रॉम द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन। तो ये सब डिफिनीशन किसके, ऑस्मोसिस से। आप इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हो। पहला डिफिनीशन ये रहा ऑस्मोसिस का, दूसरा डिफिनीशन ये रहा यहाँ पे है, ठीक है, और तीसरा डिफिनीशन ये रहा ऑस्मोसिस का। तो जो चाहो वो लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना, कि ऑस्मोसिस क्या होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब ये तुम्हारा प्रोसेस हो रहा है ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जा सकता है, या ये कह सकते हो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के फ्लो को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम दिया जाता है। तो अगले पेज पे मैं लिखूंगा क्या, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, देखो
ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर है द प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के फ्लो को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो मैं प्रेशर लगाऊंगा कहाँ? ठीक है, किससे लगाओ प्रेशर? किससे लगाया जाए? रेड रेड, वाइट वाइट, कौन सा? ठीक है, यही ले लेते हैं, ये लो। तो ये रहा तुम्हारा जो प्रेशर लगाया जाएगा इसको रोकने के लिए। ठीक है, तो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करके इधर ना जा पाए, उसको बोलते हैं क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। ठीक है, वैल्यू नहीं लिखना है, 3.14। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय पाई, इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय पाई। ठीक है ना, और जो पाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलैरिटी के। किसके होता है? मोलैरिटी। मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी के फॉर्मूला जानते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के भी होता है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, तो यहाँ से जब फॉर्मूला निकालोगे तो आएगा क्या? पाई इजकल टू आता है CRT। क्या आता है? CRT। ठीक है, तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। सी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब मोलैरिटी लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे देखिए। सी यहाँ पे क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। ठीक है, आर मतलब क्या है? गैस कांस्टेंट। ठीक है, आर मतलब गैस कांस्टेंट, और इसको मैं गैस कांस्टेंट का वैल्यूज होता है, मैंने लिखा बताया था 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। जूल पर केल्विन इंटू मोल। और गैस कांस्टेंट का एक वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल इंटू केल्विन। ठीक है, तो ये वैल्यूज तुम लीटर एटीएम है, ये 1 है, ये लीटर एटीएम है। ठीक है, तो ये तुम वैल्यूज ले सकते हो। ठीक है ना, 8.314 ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस केस में, टी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो पहला वाला इस्तेमाल करते हैं 8.314 कैलोरी जूल पर केल्विन इंटू मोल। ठीक है, यहाँ पे सी कॉन्सेंट्रेशन है, मोलारिटी, टी क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर किस में लेना है? केल्विन में ले सकते हो। ये तुम्हारा आ जाएगा पाई इक्वल टू CRT। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। पाई यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर मैं और ज्यादा क्या करूँ, एक्सपैंड कर दूं इसको, तो पाई इक्वल टू क्या आएगा? इसी को एक्सपैंड कर रहा हूं मैं फॉर्मूले को।
मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलारिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेना है? लीटर में लेना है। इनटू क्या हो जाएगा? आर इंटू टी। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो तुम? इसको आगे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो पाई इक्वल टू कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम सॉल्यूशन किस में? ml में। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, 1000 इंटू आर टी। तो इसको लिख सकते हो क्या? इसको लिख सकते हो पाई इक्वल टू कितना आया? पाई इक्वल टू आया 1000 इंटू W2 इंटू आर टी डिवाइड बाई M2 इंटू V1 किसमें? ml में। तो ये फॉर्मूला रहा आपका किसका? ये फॉर्मूला रहा बच्चों, पूरा एक्सपेंड करके मैंने लिख दिया किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर का। किसका? ठीक है, तो M2 है ये, नीचे M2 मतलब मोलर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसी फॉर्मूले को दोबारा। पाई इक्वल टू 1000 इंटू आर टी इंटू W2 डिवाइड बाई M2 इंटू V1 किसमें? ml में। तो ये रहा पूरा फॉर्मूला आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान देना है और ये रहा फॉर्मूला आपके लिए। और कलर चेंज करना था। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या? फॉर्मूला, उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? जैसे कि पूछ लेता है कभी कभी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसको कहते हैं, जैसे दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन का क्या कह सकते हो? दोनों सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसको बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशंस having same osmotic pressure। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, मतलब पाई वन इक्वल टू क्या हो, पाई टू हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की पहली बात ये है कि ठीक, पाई वन इक्वल टू अगर पाई टू है तो देखो C1 RT इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2 RT। मैं क्या मान लूँ? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है इस केस में। ठीक है, आर तो वैसे भी कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, तो चेंज क्या होगा? केवल मोलैरिटी चेंज होगी यहाँ पे दोनों सॉल्यूशंस के लिए। तो देखो आर टी कैंसल आउट हो गया।
तो काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, नहीं काटता हूँ, तुम देख सकते हो। तो C1 इक्वल टू हो जाएगा C2, मतलब N1 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन V2। इसको फर्दर कर सकते हो क्या, W1 अपॉन M1 V1 इक्वल टू W2 अपॉन M2 V2। ठीक है, ये भी तुम लिख सकते हो किसके लिए, आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए। आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए। C1 इक्वल टू क्या है, C2 के बराबर है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स N1 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन V2, दो सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, उसमें N1 अपॉन V1 और N2 अपॉन V2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इधर के और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उधर के, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 का, वन सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 का। ये सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं है, 1 2 को मत समझ लेना कि अलग अलग है। ठीक है, अरे 1 और 2 का मतलब ये नहीं कि ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, अरे सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, सॉरी गाइस। ठीक है ना, ये नहीं समझना है, दोनों क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है 1 और 2, उनके रिस्पेक्ट में ये डिफाइन किया गया है। तो इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है इस। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो ये जो होता है तुम्हारा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये है तुम्हारा प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कंडीशन फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंडरी कंडीशन इसको बोला जाता है, और प्राइमरी कंडीशन बोलते हैं किसको, प्राइमरी कंडीशन इसको बोलते हैं C1 इक्वल टू C2। ये शायद तुम्हारा प्राइमरी कंडीशन, प्राइमरी कंडीशन ये नहीं, ये वाला π1 इक्वल टू π2। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्या होता है, कौन सी चीजें होती हैं इसमें, आपको ये बात करनी है। ठीक है ना, तो ये हो गया सेकेंडरी कंडीशन सारे के सारे, और इसको बोलते हैं प्राइमरी कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइमरी कंडीशन फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी। ठीक है, और अब एक टर्म आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, अगला टर्म आता है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, देखो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मान लो टू सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन इन विच वन हैव हायर हायर वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हायर वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर is known as hypertonic solution, is known as hypertonic solution। जैसे दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम हो गया था तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, उसको हम लोग बोल रहे थे आइसोटोनिक। लेकिन इस केस में अगर π1 क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए किससे, π2 से, तो π1 को बोलेंगे हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और π2 को क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। ठीक है, तो ये चीज है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक मतलब कि दो सॉल्यूशंस में किसी एक का क्या हो, ऑस्मोटिक प्रेशर लो, ऑस्मोटिक प्रेशर लेस। हाइपोटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, लेस होगा। और हाइपोटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो ये चीजें तुमको क्या कर रही है, इसमें ध्यान देनी है। ठीक है, तो ये रहा सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, और क्या, ठीक है, और क्या है, क्या क्या कर लिया हमने, देखो क्या क्या चीजें कर ली। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने समझ लिया। ठीक है,
ये पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर समझ लिया क्या होता है, ऑस्मोसिस समझ लिया क्या होता है। फिर हमने देख लिया फॉर्मूला रिलेटेड क्या है, वो फॉर्मूला रहा 1000 × R2 × W2 अपॉन M2 × V1 मिलीलीटर में लेना है। 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए प्राइमरी कंडीशन होता है π1 = π2 और सेकेंडरी कंडीशन 1 2 और 3। उसके बाद देखिए ये है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, हाई हो, और दूसरा क्या है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, लेस हो। ठीक है।